नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में मीन्स किसी न किसी सेट पेपर में 110% पूछता है। वो क्या है? गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है। तो बच्चों, गॉस का नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ आपका गोलाकार हो सकता है, बंद पृष्ठ आपका घनाकार हो सकता है। मीन्स बंद पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लागू होता है। अभी हम आपको बताते हैं गॉस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो बंद पृष्ठ हो वो बेलनाकार हो। इन सब पृष्ठों पर गॉस का प्रमेय लगेगा और जिन पृष्ठों पर गॉस का प्रमेय लागू होता है उसे बच्चों हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ये सब क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, घनाकार गॉसियन पृष्ठ है और ये बच्चों है गोलीय गॉसियन पृष्ठ। क्लियर? देखिए, तो गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो ये नियम होता क्या है? तो बच्चों, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है? इस गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसे आप डबल इनवर्ट कामा में बंद कर देंगे क्योंकि गॉस का प्रमेय और गॉस के नियम का जो स्टेटमेंट है हूबहू यही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है। कोई बनावटी चीज मत लिखिएगा। क्या है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजर, चाहे वो बंद पृष्ठ जैसा भी हो। ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वह पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब वो जो वैद्युत फ्लक्स है ना, वैद्युत फ्लक्स आपका होता है Q का 1/ε0 गुना, मतलब Q/ε0। ठीक है, अब बात समझिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फाई ई बराबर Q/ε0। फाई ई क्या है? इतना स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही होगा। यदि आप थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? फाई ई है बच्चों बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो आपका होता है कि सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अब देखिए, तो डी फाई ई का जो मान होता है वो आपका बच्चों होता है ई डॉट डी ए। अब इन दोनों संबंधों को यदि हम मिलाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो आपका होता है ई डॉट डी ए बराबर Q/ε0। इस पॉइंट को आप मत भूलिएगा।
आगे के आने वाले हर एक डेरिवेशन में और हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है। तो बच्चों गॉस का प्रमेय क्या है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? ये हो गया आपका गॉस का प्रमेय। हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन गॉस के प्रमेय को प्रूफ करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर देते हैं। अब देखिए, तो बच्चों मान लीजिए कि पृष्ठ के भीतर, मान लीजिए कि जो हमारा बंद पृष्ठ है उसके भीतर Q1, Q2, Q3, -Q4, -Q5 ... आवेश स्थित हो। किसके भीतर? मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के भीतर Q1, Q2, Q3, -Q4, -Q5 आवेश स्थित है। हम क्या बोले कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों बंद पृष्ठ के भीतर यदि Q1, Q2, Q3, -Q4, -Q5 आवेश स्थित है तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो आपका क्या होगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्लियर? तो कुल आवेश को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। Q1 + Q2 + Q3 + -Q4 + -Q5 ... कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको यदि लिख दें सिग्मा Q। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब सभी का योग, सिग्मा Q का मतलब सभी आवेशों का योग, मतलब पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का क्या हो गया? योग हो गया, गुणे 1/ε0। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा वो सिग्मा Q बटे क्या हो गया? ε0। मान लीजिए आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन में दे दे कि पृष्ठ के भीतर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, 3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम आवेश है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेश को हम जोड़ देंगे सामान्य तरीके से, क्योंकि बच्चों जो आवेश होता है वो अदिश राशि होती है। क्लियर? अब देखिए, तो हम क्या करेंगे? सभी आवेशों को जोड़ देंगे और गुणे लिख देंगे 1/ε0। तो गॉस प्रमेय के अनुसार आपका फार्मूला हो गया वैद्युत फ्लक्स सिग्मा Q बटे ε0। तो उम्मीद है आप गॉस का प्रमेय बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर? अब हम आपको गॉस के प्रमेय को हम प्रूफ करके बताते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसको हम प्रूफ करेंगे कि पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो Q/ε0 कैसे होता है। क्लियर? अब देखिए, अब हम बच्चों गॉस के प्रमेय को प्रूफ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक बंद पृष्ठ है। मान लिए कि ये हमारा एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, और इसमें एक बिंदु O है और जिस पर बच्चों क्या है? +Q आवेश है। क्या है? +Q आवेश है। इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। क्या होता है? जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो आपका होता है Q/ε0। तो हम डायरेक्टली पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कट करेंगे। तो हम मान लेंगे कि पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है जिस पर आवेश Q है। इस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कट करते हैं। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA है।
सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है। बात क्लियर। अब देखिए, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा इसके केंद्र पर एक कोण बनता है जिसको हम घन कोण कहते हैं, मीन्स छोटा घन कोण कहते हैं, DW। अब मेरी बात को समझिएगा। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बच्चों क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो आपका पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश होता है, DA। ठीक है, और ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र E। क्लियर। अब देखिए, और इसके बीच का कोण क्या है बच्चों, थीटा है। हम क्या करने जा रहे हैं, गॉस प्रमेय को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गॉस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम क्या किए, इस बंद पृष्ठ के जैसा एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कट कर लिए और इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला हम सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो भी आपका सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स होगा। उसके बाद हम पूरे पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, किसका, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, तो हम लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से छोटा वैद्युत फ्लक्स होगा d phi e। ठीक है, तो d phi e का मान बच्चों होता है E डॉट DA। क्लियर। अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करो तो E डॉट DA को आप लिख सकते हो EDA cos थीटा। किस तर्ज पर, क्योंकि बच्चों A डॉट B जो होता है इसका मान होता है AB cos थीटा। क्लियर। तो E डॉट DA को हम EDA cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, E क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहाँ पे, इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले चैप्टर में आप एक फार्मूला पढ़े थे। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है और इस पर आवेश Q है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी वो निकल के आई थी KQ/r²। और K का मान जो होता है बच्चों वो आपका होता है 1/4πε0। क्लियर। अब देखिए, तो चूंकि E का जो मान है ना, E आपका होता है KQ/r² या E बराबर आप कह सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, तब आपका अब क्या हो जाएगा, d phi e बराबर E के जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो ये आपका हो गया 1/4πε0 Q/ बच्चों क्या हो गया r²। और यहाँ पे है आपका DA cos थीटा। हम आपको एक फार्मूला और बताए थे जब इस चैप्टर का हम पहला सेशन कंप्लीट किए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि छोटा घनकोण जो होता है उसका एक मान होता है DA cos θ/r²। तो बच्चों यदि हम d ओमेगा का मीन्स छोटे घनकोण का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा घनकोण प्राप्त होगा और इसका जो मान होता है वो आपका होता है 4π रेडियन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है d phi e ये क्या है, इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख दीजिए Q/4πε0 और इसे आप लिख देंगे DA
cos थीटा और नीचे क्या है बच्चों आर स्क्वायर। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। इसके जगह आप छोटा घनकोण लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ बच्चों आप लिख देना डी ओमेगा। अब ये निकल गया सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमें क्या निकालना है? इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अब हम लिख देंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यदि आप इस चैप्टर में छोटका बड़का का कॉन्सेप्ट समझ गए, कब छोटा घनकोण बनना है और छोटे घनकोण से बड़ा घनकोण कैसे प्राप्त करना है और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे बदलते हैं, ठीक है, छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट समझ गए तो किसी भी डेरिवेशन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स होगा। इसका आप यदि इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो आपका हो जाएगा सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते चलो। अब आप देखिए फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान बच्चों क्या आया है? ये आपका आया है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ गया आपका डी ओमेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अभी हम आपको क्या बताए थे कि जब हम छोटे घनकोण का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा घनकोण आएगा और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई होती है। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह हम डायरेक्ट 4 पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करो, यहाँ लिख दो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके जगह आप लिख दो 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये आपका गॉस का प्रमेय प्रूफ भी हो गया। गॉस का प्रमेय बच्चों यही था ना, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या था गॉस का प्रमेय? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसमें हम करेंगे क्या, एक बंद पृष्ठ लेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या है A है, ठीक है। पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है जिस पर हमारा आवेश क्या है प्लस Q है और इस आवेश से R दूरी पर एक बच्चों क्या है बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P से होता हुआ हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कट करेंगे क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डायरेक्ट निकालना आसान नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं डी फाई ई। इसका जो मान होता है E डॉट डी ए होता है, ठीक है। E डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा और E क्या है, प्लस Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और उसका मान होता है बच्चों 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। E की जगह यह वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर? अब देखिए ये सिस्टम बन गया, Q का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान हो गया R स्क्वायर। अब बच्चों डी ए कॉस थीटा अपन R स्क्वायर ये क्या है, छोटा घनकोण है, ठीक है। तो सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान है वो आपका है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्लियर? अब देखिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा छोटे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। क्लियर है ना? अब देखिए
इंटीग्रेशन कर दिए, इधर इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर आ गया क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस का प्रमेय क्या हो गया, प्रूफ हो गया। गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोज में आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा। यदि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है।